प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ग्रामीण समस्याओं की श्रृंखला में बेकारी की समस्या पर चर्चा करेंगे। हमारे भारतीय गांवों की एक गंभीर और लंबे समय से चली आने वाली आर्थिक समस्या बेकारी की समस्या है। औद्योगिकरण ने जहां अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं गांव के कुटीर व्यवसायों ने इन व्यवसायों को नष्ट कर दिया है और कृषि के अतिरिक्त शेष समय में ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों को चौपट कर दिया है। इससे गांव में बेकारी की समस्या पैदा होती है। प्रोफेसर पीगू कहते हैं, बेकारी उन विभिन्न शब्दों में से एक है जिनका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते हैं तथा जिसका साधारण अर्थ लगभग सभी जानते हैं, परंतु जिसकी ठीक व्याख्या करना कठिन है। उदाहरण के लिए, क्या हम बेकार व्यक्तियों में उन लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं जो सुस्त हैं और जो काम नहीं करना चाहते, जो बीमार हैं या हड़ताल पर रहने के कारण काम पर नहीं जा रहे, या इसी प्रकार के अन्य लोगों को भी जो इस समय काम पर नहीं लगाए जा सकते। इस संबंध में कोई निर्णय देना न्याय संगत नहीं होकर मनमाना ही होगा। बेकारी को परिभाषित करते हुए फेयरचाइल्ड ने लिखा है, सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति ही बेकारी की स्थिति है। जी.आर. मदन के अनुसार, उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री डिमेलो ने परिभाषित करते हुए कहा, बेकार व्यक्ति उसी को माना है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतनभोगी कार्य नहीं पा सकता। कार्ल पिब्राम के अनुसार, बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है। फ्लोरेंस के अनुसार, बेकारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य एवं कार्य करने के इच्छुक हैं। तो हमने जितनी भी परिभाषाएं देखी हैं, चाहे डिमेलो की हो, चाहे फेयरचाइल्ड की हो, चाहे फ्लोरेंस की हो, चाहे जी.आर. मदन की हो, इन सभी परिभाषाओं से बेकारी के 5 प्रमुख विशेषताएं हमें स्पष्ट हो रही हैं। पहली विशेषता जो हम देख पा रहे हैं वह है इच्छा। किसी भी व्यक्ति को बेकार उस समय कहा जाएगा जब वह काम करने की इच्छा रखता हो और फिर भी उसे काम न मिल पाए। जो दूसरा जो प्रमुख तत्व है बेकारी का, वह है योग्यता। कि केवल काम करने की इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। अंग भंग होने, बीमार होने, वृद्ध होने, पागल होने के कारण कार्य करने के योग्य नहीं है, तो उसे हम कार्य करने की इच्छा रखने पर भी बेकार नहीं मान सकते। लेकिन यदि उसके पास कार्य करने की इच्छा है और कार्य करने की योग्यता भी है और फिर भी यदि उसके पास काम नहीं है, तो वह व्यक्ति बेकार माना जाएगा। तीसरा जो प्रमुख तत्व है वह है प्रयत्न। व्यक्ति में काम करने की इच्छा और योग्यता होने के बावजूद भी यदि उसके पास कार्य कर पाने के लिए प्रयत्न नहीं है, यदि वह प्रयत्नशील नहीं है काम करने के लिए, काम को ढूंढने के लिए, तो प्रयत्न के अभाव में योग्यता एवं इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी बेकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति में योग्यता इच्छा है लेकिन वह नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। अगर वह प्रयत्न नहीं करता है तो वह बेकार नहीं है। बेकार कौन है? जो नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, ढूंढ रहा है, परेशान है, लेकिन फिर भी उसके पास नौकरी नहीं है, वही व्यक्ति बेकार व्यक्ति कहलाया जाएगा या बेकारी की समस्या उसी के लिए मानी जाएगी। चौथा है आर्थिक उद्देश्य।
व्यक्ति द्वारा काम करने का उद्देश्य धन अर्जन करना होना चाहिए। यदि दर्जी को अन्यत्र काम नहीं मिलता और उसके द्वारा स्वयं के परिवार के बच्चों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं, तो यह स्थिति भी बेकारी की स्थिति ही है। यानी कि काम घर के लोगों के लिए किया जाता है या बिना पैसे किए किया जाता है, तो वह व्यक्ति बेकार ही कहलाता है। जब अर्थोपार्जन के उद्देश्य से कोई व्यक्ति बाजार में जाकर काम करता है, तभी वह कार्यरत माना जाता है। पांचवा है योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य। यदि एक व्यक्ति को जिस कार्य एवं पद के लिए वह योग्य है, उससे कम कार्य या उससे नीचा पद प्राप्त हो और इस आधार पर प्राप्त होने वाली आय भी कम हो, तो हम उसे पूर्ण रोजगारी प्राप्त व्यक्ति नहीं कहकर आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहेंगे। जैसे एक डॉक्टर को कंपाउंडर या इंजीनियर को ओवरसियर के पद पे काम करना पड़े या उसी रूप के अनुरूप वेतन भी मिले, तो इस स्थिति को आंशिक बेरोजगारी की स्थिति माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि बेकारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो। अन्य शब्दों में बेकारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा भी रखता है, प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता, वह व्यक्ति बेकार व्यक्ति कहलाता है। अब आइए आगे देखते हैं बेकारी कई प्रकार की है। बेकारी के प्रमुख प्रकार क्या हैं? जब भी हम बेकारी पे डेटा इकट्ठा करते हैं, तो हम सभी अनएम्प्लॉयड लोगों को, सभी बेरोजगार व्यक्तियों को एक ही श्रेणी में नहीं रखते। हम वेरियस कैटेगरीज में उनको बांटते हैं और वेरियस कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज के तहत ही उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रकार है मौसमी तथा आकस्मिक बेरोजगारी, जिसे सीजनल और कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जैसे अनेक व्यवसायों में वर्ष भर में मौसम के हिसाब से उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, तो कभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। चीनी उद्योग नवंबर में से मई तक चलता है। ऊन उद्योग सर्दियों में, बर्फ के कारखाने गर्मियों में चलते हैं। कृषि में फसल काटने के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। शादियों त्योहारों के अवसर पर जेवर उद्योग अच्छा चलता है, जबकि शेष दिनों में इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं होता। तो हर उद्योग जो होता है, हर कार्य जो होता है, वह किसी मौसम के अनुसार कभी तेजी पकड़ता है और कभी मंदी पकड़ता है। तो कुछ बेरोजगारी ऐसी होती है जो मौसम के हिसाब से हो जाती है। वर्ष पर्यंत तो उसके पास काम है व्यक्ति के पास, लेकिन वर्ष के कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें वह बेरोजगार है। दूसरी प्रकार है बेरोजगारी की प्रौद्योगिक बेरोजगारी, जिसमें मशीनीकरण एवं नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग घट गया है। अनेक उत्पादन के कार्य स्वचालित यंत्रों के द्वारा होने लगे हैं और उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप बेकारी या बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा तीसरा प्रकार है अस्थायी बेरोजगारी, जिसमें शिक्षण या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब तक व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिलता, उस समय तक वह व्यक्ति बेरोजगार रहता है, किंतु ज्यों ही उसे किसी व्यवसाय में काम मिल जाता है, वह रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। तो यह जो है एक टेम्परेरी फेज है अनएम्प्लॉयमेंट का, परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये नहीं है। चौथा प्रकार जो है वह है घर्षण बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी या फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें लोगों की रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, मशीनों को की टूट फूट एवं उद्योगों में कच्चे माल की कमी आदि के कारणों से ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इन सारी कारणों पे हम ध्यान देंगे, जैसे कि
लोगों को पता नहीं है कि उनके पास जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के लोग कहीं पे उनको रोजगार उपलब्ध हो सकता है, इसलिए वो जानकारी की कमी, अनभिज्ञता के कारण कोई बेरोजगार है, या लोग अपने गांव या क्षेत्र में सीमित हैं और वहाँ से जाना नहीं चाहते दूर, और इसलिए गतिशीलता के अभाव में वे लोग बेरोजगार हैं। कुछ लोग मशीनों के टूट फूट, जैसे उद्योगों में कई बार मशीन टूट जाती है, कारखाने 2 महीने के लिए बंद पड़ जाते हैं इत्यादि, कच्चे माल की कमी हो जाती है कई बार। इन टेम्परेरी रीजंस के कारण भी कई लोग फिर बेरोजगार हो जाते हैं, कई मजदूर घर बैठ जाते हैं। इस प्रकार की बेकारी विकसित देशों की मुख्य विशेषता है। इसका संबंध विकास से भी है। विकास के कारण नए उद्योग खुलते हैं और कई पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं। पुराने व्यवसायों में लगे श्रमिक नए व्यवसायों को सीखने हेतु प्रशिक्षण पाने तक बेकार रहते हैं। इस प्रकार यह बेकारी विकास का परिणाम है। पांचवा प्रकार जो बेरोजगारी का है वह है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसका संबंध व्यापारिक चक्रों से है। व्यापार में उतार चढ़ाव के चक्र आते रहते हैं। जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते हैं तो सभी लोग उसे अपनाने लगते हैं, किंतु कुछ समय के बाद लाभ की मात्रा कम होने पर लोग उसको छोड़ने लगते हैं। इस प्रकार पहले अर्थव्यवस्था का विकास होता है और फिर अर्थव्यवस्था संकुचित होने लगती है। जब एक व्यवसाय में मंदी आती है तो लोगों को भयंकर बेकारी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी का छठा प्रकार है अर्ध बेरोजगारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता या अपने पद से नीचे के पद पे काम मिलता है और वेतन भी कम प्राप्त होता है तो उसे अर्ध बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त पार्ट टाइम एम्प्लॉयड व्यक्ति भी आते हैं। कीन्स के अनुसार जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर से कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु तैयार हो जाता है तो वह स्थिति अर्ध बेकारी की स्थिति है। सातवां प्रकार है ऐच्छिक बेरोजगारी या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी आलस, कम मजदूरी, मजदूरी में कटौती आदि कारणों से काम नहीं करता तो उसे ऐच्छिक या बेकार माना जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। भारत में लगभग सभी कृषक परिवार भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता है और नए जन्म लेने वाले सदस्य भी पहले वाले सदस्यों के साथ उसी भूमि पर काम करने लगते हैं। प्रकट रूप में तो ऐसा लगता है कि सभी रोजगार में लगे हुए हैं, किंतु उनके द्वारा उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। यदि उनमें से कुछ को कृषि कार्य से हटाकर दूसरे व्यवसाय में लगा दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार वे अप्रकट रूप से बेकार ही थे। छिपी बेकारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। नौवां प्रकार है शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेकार हों तो उन्हें हम इस श्रेणी में रखेंगे। एमए, बीए, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त कई व्यक्ति ऐसे हैं जो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे लोग शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। और 10वां प्रकार है संरचनात्मक बेकारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी का मूल कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यवसाय में यदि लंबे समय तक कमी आ जाती है या निर्यात की मांग घट जाती है तो उन व्यवसायों में बेकारी उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार की बेकारी को संरचनात्मक बेकारी कहा जाता है। इसका संबंध देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से भी है, जिसमें पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है, अतः रोजगार की मात्रा भी कम होती है। तो हमने ये देखा
कि कितने प्रकार की बेरोजगारी हो सकती है। आइए अब हम देखेंगे कि गांव में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं। एलियट और मेरिल ने बेकारी के कारणों को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत कारण और अवैयक्तिक कारण। इन दोनों का उल्लेख करते हुए हम इन पे नज़र डालते हैं। व्यक्तिगत कारणों में हम ये देख रहे हैं कि जब व्यक्ति की बेकारी के लिए उसकी शारीरिक मानसिक अक्षमता उत्तरदायी हो तो उसे व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न बेकारी कहते हैं। इससे संबंधित कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आयु, किसी की उम्र छोटी है, वो बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, या वृद्धजन हैं, या 60 वर्ष पार कर चुके हैं। इस प्रकार के लोग जो हैं वह आयु के कारण व्यक्तिगत कारणों से बेरोजगार हैं। दूसरा है व्यावसायिक योग्यता। कई बार व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे क्या काम करना चाहिए, उसकी क्या रुचि है, किस काम को अधिक योग्यता से कर सकता है, और ये कारण जो होते हैं उसकी वजह से वह बेरोजगार रहता है। तीसरा व्यक्तिगत कारण हो सकता है बीमारी और शारीरिक योग्यता। जो व्यक्ति स्थायी रूप से कुछ समय के लिए बीमार होते हैं उन्हें भी बेकारी का सामना करना पड़ता है। कई बार लाइफ में ऐसे फेजेस आ जाते हैं जब आप काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं। मशीनों के कारण कारखाना प्रणाली में होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। मशीन पर काम करते समय थक जाने, नींद आने पर, अंग भंग होने पर के अवसर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। ये थे पर्सनल रीजंस या वैयक्तिक कारण। अब हम आते हैं अवैयक्तिक कारणों पे, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.70 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। 1961 में भारत की जनसंख्या 43 करोड़ थी, 71 में 54 करोड़, 81 में 68 करोड़, 91 में 84 करोड़ लगभग। 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ हो गई। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ काम की पूर्ति भी बढ़ती है, परंतु जिस अनुपात में देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में उद्योग, व्यवसाय, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पा रहे। अतः जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा अवैयक्तिक कारण जो हम देख रहे हैं वह है सीमित भूमि। कि जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है किंतु भूमि सीमित ही है, उतनी ही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाती है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन रहा है, लेकिन भाइयों में जब बंटवारा होता है तो भूमि भी बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद जब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वह भूमि जो है अनुत्पादक हो जाती है। उस पर सिर्फ लोग मकान बनाकर रहने लगते हैं, इतनी जमीन नहीं होती है कि उस पर खेती हो सके। इससे छिपी हुई बेरोजगारी पनपती है। एक तरफ भूमि पर भार बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ भूमि से उत्पादन घटता जाता है। तीसरा प्रकार जो है वह है अवैयक्तिक कारण। जो तीसरा है वह है मौसम और प्राकृतिक कारण। मॉनसून की अनिश्चितता है। अनियमितता के कारण कई बार फसल बर्बाद हो जाती है। बहुत ज्यादा बारिश होना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बारिश नहीं होना, महामारी, तूफान, चक्रवात, ओले, टिड्डियों और कीटाणुओं के आक्रमण आदि के कारण कृषि में हानि होती है और बेचारे किसानों को गरीबी व बेकारी का सामना करना पड़ता है। चौथा अवैयक्तिक कारण है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। जमींदारी, तालुकदारी, रैयतवारी, ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के ज़मानों से चली आ रही हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास उपजाऊ और काफ़ी अधिक भूमि है, और दूसरी तरफ भूमिहीन कृषक हैं जिनकी संख्या बड़े भू स्वामियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। भूस्वामी कृषि मजदूरों का शोषण करते हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून एवं भूमि सुधारों के प्रयासों के बावजूद भी किसानों की वास्तविक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया। पांचवा प्रकार अवैयक्तिक कारण जो है वह है कृषि की पिछड़ी हुई दशा। इसका क्या अर्थ है कि
कृषि करने की पुरानी विधियां प्रचलित हैं। हल और बैल की सहायता से लोग कृषि करते हैं। पुराने तरीके, पुराने औजार आदि का प्रयोग करते हैं। किसान अधिकांशतः आज भी अशिक्षित है, अतः वह उन्नत खाद, उन्नत बीज, उर्वरक, यंत्र तथा वैज्ञानिक विधियों से अपरिचित है। अतः वह कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में सफल नहीं हो पाया है। छठा है मजदूरों में प्रशिक्षण का अभाव। भारतीय मजदूरों में शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण का अभाव पाया जाता है, अतः वे दक्ष किसान एवं श्रमिक नहीं बन पाते। यही कारण है कि उन्हें उद्योगों, खानों व कारखानों में उचित रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता और बेकारी का सामना करना पड़ता है। सातवां, अपूर्ण औद्योगिक विकास। भारत का औद्योगिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाया। औद्योगिक विकास की गति भी धीमी है। बढ़ती जनसंख्या के लिए उद्योगों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों के अभाव के कारण बेकारी पनपती है। आठवां, उद्योगों का केंद्रीयकरण। उद्योगों का केंद्रीयकरण बड़े बड़े नगरों में पाया जाता है। इनमें काम करने की आशा से ग्रामीण लोग शहरों में आते हैं। श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, इसलिए सभी इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। उद्योगों का क्षेत्र देश के विभिन्न भागों में विकेंद्रीकरण न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। नौवां अवैयक्तिक कारण है गतिशीलता में कमी। गांव के लोग धर्म, भाषा, प्रांत, रिश्तेदारी, परंपराओं से बंधे होते हैं, अतः वे अपना मूल निवास छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते और कम आय में ही संतोष कर लेंगे ऐसा सोचकर दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाते। तो ये भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। 10वां कारण है कुटीर उद्योगों का पतन। जैसे ही औद्योगिकरण हुआ तो छोटे छोटे उद्योगों के स्थान पे बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए और कुटीर उद्योगों में लगे कई लोग बेकार हो गए। 11वां है औद्योगिकरण और अभिनवकरण। इसका ये अर्थ है कि जब विशाल उद्योग स्थापित किए गए जिनमें बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन किया जाने लगा, तो उद्योगों में कम व्यक्तियों द्वारा तीव्र गति से बड़ी मात्रा में उत्पादन होना शुरू हो गया और कुटीर उद्योगों में लगे व्यक्ति औद्योगिकरण के कारण बेकार हो गए और उद्योगों में अभिनवकरण ने भी बेकारी को जन्म दिया है। अभिनवकरण क्या है? अभिनवकरण से तात्पर्य है कि ऐसी मशीनों का प्रयोग करना जिनमें कम श्रमिक में अधिक उत्पादन किया जा सके। पूंजीपति अपने कारखाने का अभिनवकरण करता है तो श्रमिकों में कटौती हो जाती है और वे बेकार हो जाते हैं। 12वां कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की तरह उसका उद्देश्य ये है कि बाबू का वर्ग तैयार करना। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शारीरिक श्रम से घृणा करता है। आज भी शिक्षा व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए तैयार नहीं कर पाती। आज प्रत्येक व्यक्ति नौकरी ही प्राप्त करना चाहता है और सभी को नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता। अतः पढ़े लिखे व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। 13वां अवैयक्तिक बेरोजगारी का कारण है श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन। श्रमिकों की कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में मांग तथा कम होती जाती है तथा पूर्ति अधिक होती है, तो लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। 14वां कारण है व्यापार चक्र एवं मंदी। कि कभी कभी कोई व्यवसाय उन्नति के चरम शिखर पे होता है तो कभी वह गिरावट की स्थिति में होता है। जब व्यापार में मंदी आ जाती है तो व्यापार ठप हो जाता है। उससे संबंधित कारखाने घाटे और माल न बिकने के कारण बंद करने पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक और व्यापारी बेकार हो जाते हैं। 15वां कारण है मौसमी उतार चढ़ाव, जिसका मौसम से सीधा संबंध है। कुछ व्यवसाय गर्मियों में, कुछ सर्दियों में और कुछ बारिशों में ज़्यादा चलते हैं। कुछ विवाह शादियों के अवसर पर ज़्यादा चलते हैं। कृषि के क्षेत्र में फसल बोने और काटने के समय अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और शेष समय में श्रम की मांग घट जाती है। 16वां कारण है वस्तुओं की मांग में परिवर्तन। किसी वस्तु की मांग कम हो जाए
तो उस वस्तु के उत्पादन से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। आजकल कृत्रिम धागे, रेयॉन, नायलॉन, टेरिलॉन के बने वस्त्रों का अधिक प्रयोग होने से रेशम उद्योग जो है वह संकट में पड़ गया है। इसी प्रकार कई राज्यों में शराबबंदी लागू हो गई तो शराब बनाने के उद्योगों में लगे लोग बेकार हो गए। ऐसे जो मार्केट की सिचुएशन होती है उसके अनुसार मांग और आपूर्ति के आधार पे कई तरह की बेरोजगारी आ जाती है। एक और कारण, अवैयक्तिक कारण बेरोजगारी का जो है वह है पूंजी की कमी। कि जब पूंजी की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, तो उद्योग, व्यापार, कृषि और व्यवसाय का संचालन संभव नहीं हो पाता। अतः लोगों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, किंतु देश में पूंजी का निर्माण कम हो जाता है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति तो बढ़ जाती है और बेकारी पनपने लगती है। करों में वृद्धि। जब सरकार किसी व्यवसाय विशेष पर कर की मार बढ़ा दे या कर का भार बढ़ा दे तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। किसी वस्तु के महंगी हो जाने पर उसका उपभोग कम होने लगता है तथा बाजार में उसकी मांग घट जाती है। ऐसी दशा में उत्पादन घटाना पड़ता है, नए व्यवसाय नहीं खोले जाते तथा परिणाम स्वरूप बेकारी पनपती है। 19वां कारण, सरकारी नीति। कई सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी उद्योग नीतियां बनाते हैं। किसी वस्तु का आयात निर्यात कितना होगा, सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। विदेशों से किस वस्तु का आयात अधिक होगा और हमारे यहाँ के उद्योग नहीं पनप पाते, लोगों का रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके विपरीत जब सरकार किसी व्यवसाय को प्रोत्साहन देती है तो वो उद्योग फलता फूलता है और रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। 20वां कारण है शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता। आजकल लोगों में शारीरिक श्रम के प्रति कोई रुचि नहीं है। काफी लोग इसे हीन दृष्टि से देखने लगे हैं। शारीरिक श्रम करने की बजाय वे बेकार रहना अधिक पसंद करते हैं। 21वां अवैयक्तिक कारण है नौकरी की प्रतिष्ठा। व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी करना अधिक पसंद करते हैं। नौकरी करना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, अतः जब तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती वे घर पे बेकार बैठे रहते हैं। योजना आयोग ने भी भारत में बेकारी के कुछ प्रमुख कारण बताए हैं और वो 5 प्रमुख कारण जो योजना आयोग ने लिस्ट किए हैं वो हैं: जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा ग्रामीण एवं कुटीर व्यवसायों का ह्रास जो कि बेकार समय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करते थे, तीसरा शरणार्थियों की समस्या, चौथा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार का अनुपयुक्त विकास और पांचवा परंपरागत तथा अनुपयुक्त पद्धतियों का कृषि के क्षेत्र में प्रचलन। बेकारी से क्या नुकसान होता है? क्या उसका कोई दुष्प्रभाव है? क्या उसके कोई इविल इफेक्ट्स हैं? हाँ, बेकारी एक अभिशाप है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम परिणाम गरीबी है जो कि सभी बुराइयों की जड़ है। उससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है, वह शर्मिंदा महसूस करता है। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोस के लोग बेकार व्यक्ति को उचित सम्मान नहीं देते। यदा कदा बच्चे ऐसे पिता और पत्नी ऐसे पति के प्रति सम्मान खो देते हैं। बेकारी के दुष्प्रभावों में जो प्रमुख देखने को मिल रहे हैं वह है: पहला, वैयक्तिक विघटन एवं बेकारी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थॉर्स्टिन शेलिन ने अपने अध्ययन में बताया है कि मंदी के दिनों में संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ गए। बेकारी की दशा में भिक्षावृत्ति, आवारागर्दी, गुंडागर्दी आदि को बढ़ावा मिला। लोग उदास हो जाते हैं, विवाह की दर घट जाती है, अनैतिक संबंध बढ़ जाते हैं, लोग दिवालिया हो जाते हैं, आत्महत्या और मानसिक रोगों की संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो बेकारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है बेकारी एवं स्वास्थ्य, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। बेकारी के दिनों में व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी ह्रास होता है। वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और संतुलित आहार के अभाव में कई रोगों से घिर जाते हैं। चिंता के कारण भी उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे व्यक्ति चिकित्सा की सुविधा जुटाने में असमर्थ होते हैं और शीघ्र ही काल के मुंह में चले जाते हैं। तीसरा दुष्प्रभाव जो है वह है बेकारी एवं पारिवारिक विघटन।
परिवार की जमा पूंजी समाप्त होने के बाद जमीन, गहने आदि गिरवी रख दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है, अपने सदस्यों के लिए भोजन और वस्त्र जुटाने में असमर्थ हो जाता है। बीमार लोगों की उचित देखरेख और चिकित्सा नहीं हो पाती। बच्चों की शिक्षा दीक्षा में कमी आ जाती है। परिवार की स्त्रियों तक को भी भरण पोषण के लिए अनैतिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। परिवार के सदस्यों में परस्पर तनाव, संघर्ष पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार बेकारी जो है वह परिवार के विघटन का कारण बन जाती है। चौथा दुष्परिणाम देखिए, बेकारी और सामाजिक विघटन। बेकारी के कारण होने वाली आर्थिक हानि को तो माप सकते हो, लेकिन सामाजिक हानि उसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है। बेकार व्यक्ति की धारणाओं में कठोरता आने लगती है, परिवार में अनिश्चितता, चिंता घर कर जाती है, व सदस्यों में निराशा उत्पन्न हो जाती है। लोगों में कार्य के प्रति आकर्षण घटने लगता है, उनकी विशेष योग्यताओं का ह्रास होने लगता है। इन सब का प्रभाव संपूर्ण समुदाय पर पड़ता है। समुदाय को ही परिवार में के भरण पोषण तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। परिवार की पॉलिसीज समाप्त हो जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था, बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन आदि पर खर्च करना होता है। ऐसी परिस्थितियों में अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होती है। वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी, भिक्षावृत्ति जैसी कुरीतियां पनपने लगती हैं, या सामाजिक समस्याएं कहेंगे, वो पनपने लगती हैं। पांचवें दुष्परिणाम को देखते हैं। बेकारी का जो पांचवा दुष्परिणाम है वह है आर्थिक प्रभाव, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इफेक्ट। बेकारी जो है वो गरीबी और ऋणग्रस्तता को जन्म देती है। लोगों की आय और जीवन स्तर गिरने लगता है, कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घट जाता है। राष्ट्रीय आय घटने लगेगी, क्योंकि उत्पादन घट गया है। इसलिए उद्योगों को बंद करने पर औद्योगिक अशांति एवं आर्थिक संकट पैदा होता है। परिवार एवं व्यक्ति को आर्थिक दशा बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में देश के आर्थिक साधनों एवं प्राकृतिक स्रोतों का पूरी तरह लाभ नहीं उठाया जा सकता। छठा दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव बेरोजगारी का क्या है? बेकारी एवं नैतिक पतन, मॉरल डिग्रेडेशन। नैतिक और चारित्रिक पतन, जिसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, ये सारी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और लोग अनैतिक कार्यों को अपनाने लगते हैं और अपना भरण पोषण करने लगते हैं। सातवां दुष्परिणाम है राजनैतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इफेक्ट, जिसमें देशव्यापी बेकारी जो है वो राजनीतिक विद्रोह और क्रांति को जन्म देती है। बेकार लोग प्रदर्शन, हड़ताल, धरने आदि का आयोजन करते हैं। सरकारें ठप पड़ जाती हैं, प्रजातंत्र की नींव हिलने लगती है, चारों ओर अराजकता फैलती है, तोड़फोड़, लूटपाट और दंगे होने लगते हैं और लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। आठवां दुष्परिणाम है सांस्कृतिक पतन। इतिहास साक्षी है कि किसी भी देश में सांस्कृतिक विकास आर्थिक संपन्नता की स्थिति में ही हो पाता है। कला, भाषा, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत, धर्म आदि को गरीब एवं बेकार व्यक्ति बढ़ावा नहीं दे सकते। भूखे व्यक्ति ही संस्कृति रोटी के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं। बेकारी और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। बेकारी व्यक्ति में निराशा और हीन भावना को जन्म देती है। काम के प्रति उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, मानसिक संघर्षों से जूझता रहता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है। साहस, दृढ़ता और आत्मसम्मान की भावना समाप्त हो जाती है। पराधीनता की मनोवृत्ति जन्म लेती है और अपने को असहाय एवं पराश्रित अनुभव करने के कारण उसकी व्यक्तिगत योग्यता एवं कार्यक्षमता घट जाती है। उसमें पृथकता की भावना पनपती है, जिसके फलस्वरूप मित्रों और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों से भी संबंध टूटने लगते हैं। यहाँ तक ये तो हमने देखे बेरोजगारी के